आज मेरे नौनिहालों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी फर्स्ट। जीओसी का मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फर्स्ट लेक्चर आज लेने वाले हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पोर्शन जो है उसमें हम बात करेंगे सीबीसी की। सीबीसी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड क्लीवेज। सबसे पहले तो ये समझो कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं भाई। कोवेलेंट बॉन्ड मालूम है आप लोगों को? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अरे भाई होते तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में और एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में। नाउ फ्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। ठीक है, नाउ ये दोनों क्या करेंगे? फ्लोरीन बोलेगा चल मेरे साथ में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, हाइड्रोजन बोलेगा चल तू भी मेरे साथ में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले। अब ये क्या करेंगे? दोनों मिलकर के एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देंगे और बना लेंगे क्या? HF। अब इन दोनों के बीच में शेयरिंग से जो ये बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। अरे भाई कोवैलेंट बॉन्ड क्लीवेज टॉपिक है। ये दोनों की शेयरिंग से जो बना है बॉन्ड वो क्या कहलाया है? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाया है। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये किस किस तरीके से टूटेगा? एक्चुअली जीओसी में आप एक्चुअली वो सारी चीजें पढ़ेंगे बेटे जो आप लोगों को आगे रिएक्शंस जो आप लोग दिमाग में वो रहता है ना, ऑर्गेनिक का भूत, वो भूत से आपको बचाने के लिए ये सब मंत्र सिखाए जाएंगे अब आप लोगों को, है ना? ये जीओसी वाला, हाँ ये जो केमिस्ट्री का हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भूत है ना, इस भूत से बचाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे मंत्र दिए जाएंगे। तो मंत्र की जो लिस्ट है ना वो यहाँ पर आएगी आपको। कोवैलेंट बॉन्ड क्लीवेज, कैसे आपको भूत से बचना है और कैसे आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड पता होना चाहिए। पहले तो बात तो कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। द बॉन्ड formed by the sharing of electrons is known as covalent bond. Clear? किसी A एटम और किसी B एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना हुआ जो बॉन्ड होता है वही क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक कोवैलेंट बॉन्ड क्लीवेज, है ना? हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्लीवेज। कोवैलेंट बॉन्ड क्लीवेज हम अलग अलग टाइप का पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड क्लीवेज में हम सबसे पहला देखेंगे क्या कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिकल क्लीवेज, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है? अब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है कि बॉन्ड इस तरीके से टूटे। यार एक बात बताओ, ये है मेरे पास में, यार इसको मैं नहीं तोड़ सकती। ऐसा क्या लूं जो तोड़ सकती हूँ मैं? चलो कोई अच्छा, अरे नहीं चौक वाले दिन तो गए यार। ये एक बॉन्ड बना है ना? ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया? ये बॉन्ड बना लिया पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ये फ्लोरीन का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों का होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो। बताओ बॉन्ड कहाँ से टूटे? बिल्कुल बीचों बीच से। मम्मी डेयरी मिल्क लाई घर में 2 बच्चे हो, आप और आपका भाई, है ना? अब आप और आपके भाई के लिए मम्मी ने डेयरी मिल्क ली, है ना? अब डेयरी मिल्क में वो एक ऐसी डेयरी मिल्क आती है जिसमें 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, पीसेस बने हुए होते हैं उसके, है ना? स्क्वायर पीसेस होते हैं ना डेयरी मिल्क के। अब वो 2 पीस भाई के, 2 पीस बहन के, और बीच के जो 2 पीस बचे उनको भी तो आधा आधा करना पड़ेगा। तो वही जो क्लीवेज होता है ना, वो बॉन्ड क्लीवेज, वो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। थोड़ा सा भी अगर भाई के ज्यादा बढ़ गया तो फिर बहन नाराज, और बहन के ज्यादा चला गया तो भाई नाराज, है ना? तो कोई नाराज नहीं होना चाहिए। बॉन्ड जो है ना बिल्कुल बीचों बीच में से टूटना चाहिए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में बॉन्ड, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास में, यानी कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। बिल्कुल बीचों बीच में से बॉन्ड बराबर भागों में टूट जाए तो क्या होता है? होमोलिटिकल क्लीवेज या फिशन इसको आप कहते हो। कैसे समझते हैं इसको? क्लीवेज इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place during the chemical reaction is known as homolytical cleavage. Got it? Now, अब इसके होने की वजह से क्या होता है? Due to the equal distribution of electron without charge, unpaired electron species are formed which are known as free radicals, and cleavage is known as anionic cleavage या homolytical cleavage. Actually
ए और बी दो एटम्स थे, दोनों एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को टोपी के रूप में लेकर के भाग गए। अब ये टोपी के रूप में ए के ऊपर भी टोपी और बी के ऊपर भी टोपी, ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन इसका था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन माथे पे उठा लिया और भाग गया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन माथे पे उठा लिया और भाग गया, दोनों कैसे हो गए, फ्री हो गए, घूम रहे अब। तो ये क्या बन गए, फ्री रेडिकल्स बन गए। एक्चुअली बॉन्ड होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में जिसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना लेता है और बाहर निकल जाता है, और क्या स्पीशीज फॉर्म होती है, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या बनते हैं बेटे, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। बोलिए बात समझ में आ गई क्या? तो एक तरीका तो यह है कि बॉन्ड कहां से टूटे, बिल्कुल बीचों बीच से टूटे, जिसका जो इलेक्ट्रॉन था वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना सिर पे उठाए और भाग जाए और क्या बना ले, फ्री रेडिकल बना ले। तो ऐसे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनने वाले जो स्पीशीज है वो क्या कहलाती हैं, फ्री रेडिकल्स कहलाती हैं। हाँ, फ्री रेडिकल। ठीक है, आया होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है या फिशन क्या होता है। इसके बाद है बेईमानी। बेईमानी हो जाए, कैसे बेईमानी हो जाए, ए और बी ने मिलकर के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया। अब बी क्या करे, पूरा का पूरा बॉन्ड यानी कि इसका भी इलेक्ट्रॉन और अपना भी इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए और ए को कर दे कंगला, है ना, ए का भी इलेक्ट्रॉन ले ले, खुद का भी इलेक्ट्रॉन ले ले, पूरा का पूरा बॉन्ड ही इधर शिफ्ट हो जाए। तो बी के ऊपर, भाई फ्री रेडिकल बने थे तब तो कोई चार्ज नहीं था, बट अभी क्या हुआ है, फ्री रेडिकल के साथ साथ ये इधर वाले का इलेक्ट्रॉन भी लेके आया है, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर के बी चला आया है ना वहां से। Yes, है ना, बी इसके भी इलेक्ट्रॉन लेके आया है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके इलेक्ट्रॉन चले गए इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ ये क्या कहलाएगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हाँ जी, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कहलाएगा। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कहलाएगा, यानी कि जब बॉन्ड बीचों बीच से ना टूटे, एक बॉन्ड जो है वो किसी एक स्पीशी के ऊपर पूरा का पूरा ही शिफ्ट हो जाए, तो वो स्पीशी क्या बना लेती है, नेगेटिव चार्ज का एनायन बना लेती है। और ऐसी स्पीशी जिसका पूरा का पूरा ही बॉन्ड, जिसका इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड के साथ में दूसरी स्पीशी के पास चला गया है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की अभी डेफिशिएंसी हो गई है, वो क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। तो हेटेरोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज या फिशन क्या होता है समझे, क्लीवेज इन विच unequal distribution of electrons takes place during the bond cleavage is known as heterolitical cleavage. So due to the unequal distribution of electrons, ions are formed, that's why it is also known as ionic cleavage या heterolitical cleavage, and due to this cleavage cations and anions are formed. Clear? अब कैटायन क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन क्या होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। कैटायन वो होता है, द आयन मूव टुवर्ड्स कैथोड इज नोन एज कैटायन एंड द आयन मूव्स टुवर्ड्स एनोड इज नोन एज एनायन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। गॉट इट? आई है ना, तो कैटायन और एनायन को आज के बाद में ऐसे बोलना, पढ़े लिखो की तरह बोलना, ठीक है ना। अब तो आप पढ़े लिखे हो गए ना कि क्या होता है कैटायन एनायन। तो अगर आप देखें कोवेलेंट बॉन्ड क्लीवेज को हम एक ही बार में यदि हम समझे, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है, द स्पीशीज जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। बट इन हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज बॉन्ड जो है वो पूरा का पूरा किसी एक स्पीशी के
पास में पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाता है, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से एक स्पीशीज जो है वो नेगेटिवली चार्ज एनायन का फॉर्मेशन करती है और एक स्पीशीज जो है वो कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसका फॉर्मेशन करती है। कैटायन की डेफिनेशन क्या है? द आयन विच मूव टुवर्ड्स कैथोड इज नोन एज कैटायन एंड द आयन मूव टुवर्ड्स एनोड इज नोन एज एनायन। क्लियर? अब इनकी वजह से क्या क्या होगा ये देखो। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, फ्री रेडिकल्स बने हैं, कैटायंस बने हैं, एनायंस बने हैं, इनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं? 4 इफेक्ट होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको आप आई इफेक्ट, कैपिटल आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हो। यस मैम, पढ़ा है ना पहले? जी मैम। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसको आप कैपिटल ई इफेक्ट, इफेक्ट, हाँ जी। रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट जिसको आप आर माइनस आर इफेक्ट, यह एम इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। यस मैम। और लास्ट वाला है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये चारों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। क्लियर? यस मैम। एक एक करके हम ले लेते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट क्या होता है? आई इफेक्ट, आई इफेक्ट देखो ऐसा है कि एक रेलगाड़ी खड़ी है ना, रेलगाड़ी खड़ी है और आगे पीछे कोई इंजन नहीं है, कोई गार्ड का डब्बा नहीं है। ठीक, अब एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक, सुनाई क्या गाना? तो ये है भाई रेलगाड़ी के डिब्बे। ठीक, अब ये जो रेलगाड़ी के डिब्बे हैं इनके साथ में कोई ऐसा इंजन जुड़े जो इन सबको इस तरफ खींच ले जाए, है ना, या फिर कोई ऐसा इंजन लगे जो इनको इस तरफ धक्का दे दे। दो ही काम हो सकते हैं, या तो अरे यार तुम भी तो कभी कभी रेलगाड़ी पे बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे? अरे बैठे कि नहीं सभी? हाँ, तो रेलगाड़ी में बैठने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार स्टेशन पे जो है इंजन चेंज होता है ना, इंजन चेंज होता है, आगे से कट के इंजन पीछे चला जाता है और पीछे वाला आगे आगे हो जाता है। ऐसा कुछ हुआ है क्या कभी किसी? अपने आप तो बताइए। अपने आप तो कैसे? नहीं, अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है इसको, है ना। तो जब भी ये इंजन को इधर से उधर जाना होता है ना, जैसे हम लोग जाते हैं एमपी जाते हैं तो नागदा में ऐसा हॉल्ट होता है, वहां पर थोड़ा स्टॉपेज होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रेन को दूसरी जगह घुमाना। अब यू टर्न तो ले नहीं सकती है ट्रेन कि भाई ये कार जा रही है, कार ने यू टर्न मार दिया, है ना, ऐसे ट्रेन थोड़ी ना यू टर्न लेकर के भाई वापस इसी ट्रैक पे आ सकती है, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, तो अब क्या करते हैं कि जब ये कार मतलब ट्रेन को इस ट्रैक पे ही इस तरफ जा रही ट्रेन को इधर वापस लेके जाना होता है ना, तो इधर वाला इंजन निकाल करके इधर लगा देते हैं, ऐसे करते हैं। तो फिर वो जब हाँ, तो इंजन की वजह से क्या है कि डायरेक्शन जो है रेलगाड़ी की वो चेंज हो जाती है। तो अब क्या हो रहा है कि एक इंजन जुड़े और ये इंजन इसको इस तरफ खींच के ले जाए, एक काम तो ये हो सकता है। और दूसरा काम ये हो सकता है कि ये इंजन जैसे ही यहाँ पर आकर के टकराए, ये सारा का सारा धक्का जो है वो इन डब्बों पे लग जाए। बात समझ में आई? अब ये डब्बे एक्चुअली क्या है? हमारी कार्बन चेन है। ये क्या है? हमारे कार्बन चेन है ना। अब इस कार्बन चेन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़े जो इस कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे या घटा दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दे। ऐसे ग्रुप जो है वो क्या शो करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। बोलिए, बात समझ में आई क्या? इंक्रीजेस और ये वाले डिक्रीजेस। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कार्बन चेन से जुड़ने के बाद में उस कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। ऐसे ग्रुप जो है वो क्या कहलाते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप कहलाते हैं। एंड द इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। आया क्या? पहले से आता है वैसे तो आप लोगों को बहुत सारा। तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट at the nearby bonds in carbon chain by a group or atom due to the presence of polar covalent bond is called inductive effect। बोलिए, बात समझ में आई?
कुछ ऐसे ग्रुप जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन चेन की वो बढ़ा या घटा देते हैं, वो क्या इफेक्ट पैदा करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न कर देते हैं। बोली बात समझ में आई? ओके, नाउ इट इज अनस्टेबल इफेक्ट। कैसा होता है ये? अनस्टेबल ही होता है, कोई स्टेबल इफेक्ट नहीं होता है कि भाई इसके जुड़ने की वजह से ये बहुत स्टेबल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अनस्टेबल इफेक्ट होता है, कम से कम 3 से 4 कार्बन तक ये चलता है। आप देखो, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था रेलगाड़ी का, है ना। जैसे ये इंजन जुड़ेगा तो मुझे बताओ, रेलगाड़ी तो 50-60 डिब्बों की है, तो क्या 50-60 डिब्बों तक धक्का लगेगा क्या? सबसे ज्यादा धक्का किसको लगेगा? जो ग्रुप के पास वाला है उस कार्बन को लगेगा। उससे कम धक्का इसको लगेगा, उससे कम धक्का इसको लगेगा, ऐसे करके आगे धक्का कम होता चला जाएगा कि नहीं होता चला जाएगा? बताओ, होता चला जाएगा ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये है ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी इंडक्टिव इफेक्ट भी जो है 3 से 4 कार्बन तक ही चलता है चेन में। तो कैसा है? अनस्टेबल इफेक्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आई? नाउ इन इंडक्टिव इफेक्ट देयर इज अ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही चला जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा कि इंजन जो है वो पूरा का पूरा डिब्बे में घुस जाएगा ना जी, थोड़ा सा धक्का ही लगेगा बस, है ना। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट में और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है, समझते हो ना? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऐसे आप 4-5 बच्चे हो, ऐसे सारे के सारे एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ के लाइन से खड़े हो जाओ। अब एक बच्चे को शैतानी आई, उसने पास वाले का हाथ पकड़ के ऐसे करके खींच लिया। अब इसका मतलब थोड़ी कि उसका हाथ ही उखाड़ के अपने साथ ले आया। तो ये सिर्फ क्या है? थोड़ा सा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस पार्शियल डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है, 3 से 4 कार्बन तक जो है चेन हमारी डिस्टर्ब होती है, उसके बाद वाले कार्बन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। क्लियर? नाउ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये कम होता चला जाएगा। यार आप 150 बच्चों को ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा कर दो, है ना, कोने में एक ऐसा बालक खड़ा है जो पकड़ के उनको खींच रहा है, तो 3-4 बालक डिस्टर्ब होंगे, पीछे पीछे वाले बालक को कोई फर्क पड़ेगा क्या? है ना। वो रस्सा खींच के खेली ना आप लोगों ने, बीच में एक रोप बंधी हुई होती है, उसमें रुमाल बंधा हुआ होता है, उधर भी बच्चे खड़े होते हैं, इधर भी बच्चे खड़े होते हैं, है ना। वो वैसे ही खेले ये भी, बिल्कुल इधर खींचा, एक बच्चे ने इधर खींचा तो 3-4 बच्चे इधर खींच के आ जाएंगे, और उधर से एक बच्चे ने खींचा तो 3-4 बच्चे इधर चले जाएंगे। पीछे पीछे वाले बच्चे के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। खेल में पार्टिसिपेट करना हो और खेलना भी नहीं हो और मेडल भी लाना हो तो सबसे पीछे खड़े होना। बात समझ में आ गई? तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा। बोले बात समझ में आ रही ना, कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। बोली बात समझ में आ गई क्या? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगली बात कि आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज 0। बेचारा वैसे गरीब आदमी, बेचारा एकमात्र इलेक्ट्रॉन है, उसकी भी कहाँ खींचतान मचा रहे हो, क्यों गरीब को परेशान करना। इसलिए उसका हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसा होता है? 0। तो बोलिए इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया? तो एक बार में 30 सेकंड में इंडक्टिव इफेक्ट समझो। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट एट द नियर बाय बॉन्ड ऑफ इन कार्बन चेन बाय अ ग्रुप और एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है कार्बन चेन में, वही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है अनस्टेबल होता है, 3 से 4 कार्बन तक चलता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ मैग्नीट्यूड जो है इंडक्टिव इफेक्ट का वो कम हो जाता है। और हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा वो कैसा होता है? 0 होता है। 30 सेकेंड में इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया?